नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हो सकता है ये मैं न्यूज़लेटर पढ़ रहा हूँ। 1 नवंबर 224। पीछे आप पटाखे की आवाज़ भी शायद सुन सकते हैं। तो इस न्यूज़लेटर 1 नवंबर के न्यूज़लेटर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं। सबसे पहले एक खुशखबरी है। यह है कि न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है, निर्णय दिया है कि जितने भी कर्मचारी जिनको कि नौकरी से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लिया, उनको वापस नौकरी में लिया जाए और उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। तो ये न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है और इसमें कम से कम 1700 कर्मचारी है, जिसमें अधिकतर आपके फायर फाइटर्स है और पुलिस वाले हैं। आप सोचिए, ये जरूरी कर्मचारी है, पुलिस जरूरी नौकरी है जिसको कि एसेंशियल सर्विस कहते हैं, और फायर फाइटर तक को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया है जो अपने जान में खेलते हैं। और ये रूलिंग मैं तो इसलिए है कि मेयर, जो न्यूयॉर्क के मेयर ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम इनको वापस नहीं लेंगे नौकरी में। तो ये एक प्रकार से हमको खुशी है कि इस टाइप का रूलिंग आया है न्यूयॉर्क कोर्ट में कि सभी कर्मचारी को वापस लिया जाए। इससे क्या होगा कि कई जगह, कई देशों में ऐसे कर्मचारी है, कनाडा है और भी देशों में, जिनको कि नौकरी से निकाल दिया गया था। इस टाइप का रूलिंग एक देश से दूसरे देश के कोर्ट को एक प्रकार से एक सिग्नल मिलेगा, और इससे एक और हमको पता चलता है कि अभी आम जनता को या कोर्ट को या वकीलों को या जजेस को पता चल रहा है कि ये इतना जो एक बताया था कि वैक्सीन के बिगैर काम नहीं चलेगा, महामारी नहीं रुकेगा, इनको अभी पता चल रहा है कि ये इतना भी ये नहीं था कि जो लोग ने वैक्सीन नहीं लिया वो दूसरे के लिए खतरा थे। और इससे क्या होगा, इसके इस रूलिंग से क्या होगा कि आगे भी अगर कोई ऐसा महामारी डिक्लेयर किया जाता है, मैं कहूँगा डिक्लेयर क्योंकि किया जाता है, और फिर अगर इस टाइप का कानून लाया जाता है कि सबको वैक्सीन ले, तो ये ऐसा लाना मुश्किल हो जाएगा। इस टाइप के रूलिंग अभी एक प्रेसिडेंस बन जाता है कि आगे भी मैंडेट जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन है या जो कि साइंस के भी खिलाफ है, वो जबरदस्ती वैक्सीन देना किसी को एथिक्स के खिलाफ है। और जो इस महामारी में तो ऐसा किया था कि जिन लोग ने रिकवर कर गए, जो कि साइंस, उनको भी वैक्सीन दो, जबकि वो भी साइंस के भी खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। इस महामारी में ऐसे कई चीज़ें की गई है। तो ऐसे रूलिंग अभी अच्छा एक लक्षण है। तो ये एक खुशखबरी है। अगला मुद्दा थोड़ा चिंता वाला है खुशखबरी के बाद। ये हमारे देश का जो न्यूज़पेपर है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक टाइम्स, एक के बाद एक हेडलाइन दे रहा है लॉन्ग कोविड के ऊपर। महामारी के 4 साल हो गए हैं, अभी WHO ने भी घोषित कर दिया है कि महामारी खत्म हो गया है, पर हमारे मीडिया इसको खींचे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टडीज के बेसिस पे, जो स्टडीज की काफ़ी कमियां हैं, जिस स्टडीज को एक साइंटिफिक स्टडी नहीं कह सकते हैं, उनको इतना बड़ा चढ़ा के रिपोर्ट किया जा रहा है। तो एक जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने एक पब्लिश किया है, एक सनसनीखेज एक खबर बता रहे हैं कि इंडिया के पॉपुलेशन में 30% एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बढ़ गया है। एंटी कोविड के पहले और कोविड के बाद के तुलना में कोविड के बाद 30% एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बढ़ गया है। मैं समझाता हूँ कि इसका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्या होता है। इससे क्या होता है कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ज़्यादा होने से हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है, जिसको कि एंटी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है हमारे दूसरे सेल्स है, जितने बॉडी के सेल्स है, उसको अटैक करते हैं एंटीबॉडीज। और उससे क्या होता है, हमको क्रॉनिक डिजीज होता है, जैसे इसको कि कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, कि हमारे ही जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रक्षक है इम्यून सिस्टम, वो हमारे ही बॉडी के ऑर्गेन्स को टारगेट करता है। इससे क्या होता है, हमको जोड़ों का दर्द होता है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। स्किन के कई, चमड़ी के कई बीमारियां होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, डर्मेटाइटिस, या और भी ऑर्गन हमारे अफेक्ट हो सकते हैं, और क्रॉनिक डिजीज का ये ले सकता है। ऑटो इम्यूनिटी आप सुनते होंगे, जिससे कि काफ़ी हमारे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट हो जाता है। वो क्या है कि ये एक मार्कर है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एक मार्कर है। तो इनका कहना है कि जो कोविड के पहले कई लोगों को कोविड हो गया था, उनको
लॉन्ग कोविड इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है तो इससे लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे लोगों को। तो ये जो स्टडी किसने किया है, एक तो जर्नल जो है, ये जर्नल बहुत ही हल्का जर्नल है। ये जर्नल जिसमें ये स्टडी जो कोट किया इकोनॉमिक टाइम्स ने, ये स्टडी पहले तो जो रिसर्चर्स है, वो रिसर्चर्स क्या है, वो एक मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर मुंबई है, उन्हीं लोग ने रिसर्च किया है और उन्हीं लोग वो टेस्ट करते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो ये तो सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो जितना ऐसे न्यूज़ देंगे कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बढ़ रहा है, इससे आपको लॉन्ग कोविड हो रहा है, उतने लोग और ज़्यादा टेस्ट कराएंगे डर के मारे। और इकोनॉमिक टाइम जिसको ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो और स्टडी क्या है, एक 2 हफ्ते में पब्लिश हो गया इसका, जो भी जर्नल में स्टडी वो आपने इसको एक 2 हफ्ते में ये स्टडी पब्लिश हो गया है। जो भी पीयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं उनको महीने लग जाते हैं उसको पीयर रिव्यू कराने में, कि दूसरे साइंटिस्ट लोग वो स्टडी को देखते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि मेथड्स ठीक है कि नहीं, उसको ठीक से किया कि नहीं। ये 2 हफ्ते में मैंने जल्दी जल्दी स्टडी किया है और पब्लिश किया है। उसका जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड रिसर्च। और ये जर्नल बहुत ही हल्का फुल्का है, कोई भी स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग इसमें नहीं है। तो ऐसे स्टडी, और सबसे बड़ा कमी क्या है इस स्टडी में, ठीक है हम मानते हैं जर्नल जैसा भी हो, रिसर्चर एक ही उसी का हो, जो जैसे मैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का हो, जो कि कमर्शियल एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये टेस्ट करता है, पैथोलॉजी लैब है इनका, तो ठीक है। पर स्टडी को भी हम देख सकते हैं कि स्टडी में क्या किया उन्होंने। तो उनके पास जितने भी सैंपल्स आते थे, पहले के 2 साल का उन्होंने लिया, 219, 20, 21, 22, ये कुछ सालों का 219 से लेके 222 के सैंपल्स उन्होंने स्टडी किए हैं और उसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मेजर किए हैं, रिकॉर्ड से निकाले हैं। मेजर क्या किया है, स्टडी तो करते ही है सैंपल्स, तो उसमें उन्होंने एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ये किया है करीब 2019 से 2022 तक। उनका कहना है कि कोविड के पहले उन्होंने 50,457 50,457 ऐसे किए हैं, टेस्ट किए हैं। और बाद में उन्होंने कोविड आने के बाद 72,845 टेस्ट किए हैं सैंपल्स। और उनका कहना है कि 30% बढ़ गया एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ऐसा सीधा सा ऐसे रिकॉर्ड से उन्होंने कंपाइल किया डेटा, कोई हिस्ट्री नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कि रिकॉर्ड से उनको जानकारी। और इसमें उन्होंने एक अपना कंक्लूजन क्या निकाला है, उन्होंने निकाला है कि 30%, 30.24% एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बढ़ गया, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज का, जो कि अपने ही सेल को अटैक करने के एंटीबॉडीज अपने ही बॉडी के सेल को अटैक करके ऑटो इम्यून डिजीज करते हैं। आर्थराइटिस हुआ, लॉन्ग कोविड हुआ, तो वो कहते हैं लॉन्ग कोविड इससे हो सकता है। और उनका कहना है कि ये कोविड वायरस से हो रहा है जिनको इन्फेक्शन हुआ। पर उन्होंने सबसे बड़ी कमी क्या है कि इन्होंने वैक्सीनेशन स्टेटस लिया ही नहीं, और ले ही नहीं सकते, तो रिकॉर्ड से किया है। तो भाई आपने कोविड वायरस हो गया, करीब 80% क्या 90% सभी को कोविड हो गया हमारे देश में, उसके बाद आपने वैक्सीन भी दिया है। अभी कोविड में जो प्रोटीन होता है वायरस में, अगर कहते हैं उससे हो रहा है, आपका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी स्टिमुलस हो रहा है, ऑटो इम्यूनिटी हो रहा है, तो वही एंटीजन आप वायरस वैक्सीन में भी वही एंटीजन रहता है। तो जो आदमी को ऑलरेडी हो गया उसको फिर से आप वैक्सीन दोगे तो उसका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी वैक्सीन के असर से भी तो बढ़ सकता है ना। और इन्होंने देखा ही नहीं है कि ऐसा अगर स्टडी करना हो तो आप जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उनका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी स्टडी किया, और जिन्होंने वैक्सीन लिया उनका कीजिए, अनवैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड, उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। बिगर कंट्रोल ग्रुप का आप ऐसे करने से लोगों को डराने वाली बात है, लोग डर जाएंगे। और ये भी हमको एज अ साइंटिस्ट हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि क्या वैक्सीन से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बढ़ रहा है क्या, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे स्टडीज है जो बताते हैं कि वैक्सीन इज इंटरफियरिंग विद द इम्यून सिस्टम, बिकॉज वो वैक्सीन भी स्टिमुलस करता है ना बार बार इम्यून सिस्टम को, तो वो भी अगर वायरस करता है मान गया चलो, तो वैक्सीन नहीं करेगा क्या, क्योंकि जो इम्यूनोलॉजी का प्रिंसिपल है
वायरस जिसको इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, वैक्सीन भी वैसे ही करता है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है। तो इसमें शोध ठीक से करना चाहिए। और ऐसे पेपर को अगर आप बिगर इसकी कमियां देखते हुए आप इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, लोग डर जाएंगे और लोग को एंजाइटी होगा, और लोग ये नॉर्मल आदमी जाके ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कराएगा और फिर लैब का, यही लैब स्टडी पब्लिश कर रहा है, तो ये सीधा एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस लैब को। तो ऐसे स्टडी का ना साइंटिफिक बेसिस है, एथिकली इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इकोनॉमिक टाइम्स ऐसे स्टडीज को ये देता है, और जबकि बीएचयू का जो स्टडी आपको याद होगा, पहले न्यूज़लेटर में हमने बताया, जिन्होंने कि 1 साल के ऊपर जो स्टडी किया, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी किया, उस स्टडी को पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल में, जो कि 6 महीने टाइम लगा उसको पीयर रिव्यू करने में, एडिट। उस स्टडी के पीछे हाथ धो के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर पड़ गया है, आईसीएमआर पड़ गया है, और वो स्टडी को जबरदस्ती करके रिट्रैक्ट कराया है। और ये जो इतना कमजोर स्टडी है जिसमें इतनी कमियां हैं, उस स्टडी को आप मीडिया में बता रहे हो। तो ये एक प्रकार से सेलेक्टिव रिपोर्टिंग है, एक प्रकार से ये हम तो मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे कि जेन्युइन स्टडी को आप दबा रहे हो और घटिया स्टडी को आप ये दे रहे हो, क्योंकि वो आपका फायदे में है। जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लैब जो स्टडी पब्लिश कर रहा है वही लैब टेस्ट करता है। तो ये एक खबर दुख की बात है। और इसके अलावा भी इकोनॉमिक टाइम्स ने ये स्टडी के अलावा भी फिर से न्यूज़ दिया है कि लॉन्ग कोविड से बहुत लोग पीड़ित है, और काफ़ी लॉन्ग कोविड का ये दे रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स। तो हम जो यूएचओ की तरफ से हम क्या कहते हैं कि इसमें अच्छा शोध होना चाहिए विद कंट्रोल ग्रुप। और इकोनॉमिक टाइम्स खाली इस स्टडी को गैर जिम्मेदारी से रिपोर्ट किया है, ये जो कि गलत गैर जिम्मेदारी का काम है, और गलत स्टडी को। और इसके अलावा भी अगले बिगर इसके भी ये कई ऐसे हेडलाइंस निकाला है कि लॉन्ग कोविड से लोग, और या इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है, काफ़ी लोग पढ़ते हैं। तो एक प्रकार से 4 साल बाद भी कोविड का डर को, ऐसे गब्बर सिंह के डर को मन से, लोगों के मन से नहीं दूर होना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं लोग। तो इसी सिलसिले में एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि दुनिया का टॉप मेडिकल जर्नल में माना जाता है, उसने कॉशन दिया है लॉन्ग कोविड के ऊपर। मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। एक पेपर है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, उन्होंने कहा है, जो पेपर के जो ऑथर्स हैं उन्होंने कहा है कि लॉन्ग कोविड के ऊपर पुअर रिसर्च हुआ है। आज तक जितने भी शोध हुए हैं वो बहुत ही कमजोर शोध हुए हैं। और ऐसे शोध अगर पब्लिश किया जाए तो सोसाइटी में एंजाइटी होता है, सोसाइटी में घबराहट होता है और लोगों के बीच में। और इसमें कोई अच्छे से केस डेफिनेशन भी नहीं है, लॉन्ग कोविड के ऊपर एक कंसेंसस भी नहीं है। किसको कहोगे कि अभी कोविड तो पूरा दुनिया को हो गया है हमारे, अब इसके बाद हमको 50 बीमारियां होती है, 50 प्रॉब्लम आते हैं, अभी दिमाग में एक बार बैठ जाएगा लॉन्ग कोविड तो कुछ भी होगा हम उसको कहेंगे। तो जब तक कंट्रोल ग्रुप नहीं रखेंगे आप, कि जिनको कि वैक्सीन नहीं लिया और जिन्होंने वैक्सीन लिया है, जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, एंटीबॉडी नहीं है, उनको फॉलो करो, और इन्फेक्शन वाले को देखो और वैक्सीनेटेड वाले को देखो, इस टाइप के 3 ग्रुप बनाओ और देखो फिर क्या हो रहा है। ऐसे नहीं करके आप 2 साल पीछे का लिया, 2 साल बाद का लिया, हो सकता है वायरस से, हो सकता है वैक्सीन से हो रहा हो। तो ये उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक पेपर में पूरा बताया है कि ये डेफिनेशन भी ठीक नहीं है, इसमें कोई भी जितने स्टडीज है उसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है। जैसे पता था ना कि एक वैक्सीनेटेड ग्रुप लो, एक अनवैक्सीनेटेड ग्रुप लो, और एक जिनको इन्फेक्शन हुआ, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, तब जाके कंपेयर करो ना, तब पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का होगा। और इससे क्या होगा, एक तो घबराहट बढ़ेगा लोगों में, मेंटल इलनेसेस बढ़ जाएंगे, साइकोसोमेटिक डिजीज होते हैं, एंग्जाइटी होते हैं, और हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है लोगों को, बिगर बीमारी का एक साइकोलॉजिकल ये हो जाता है। और इससे क्या होगा, खर्चा करेंगे लोग टेस्ट कराने में और अननेसेसरी ट्रीटमेंट। अभी क्या है कि डॉक्टर लोग जो प्रैक्टिशनर है उनको भी फायदा है, कई मरीज आएंगे लॉन्ग कोविड करके, कुछ भी आप उनका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, सोसाइटी और हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ जाएगा, उन्होंने कहा, अगर ऐसे गलत स्टडीज को प्रचारित किया। और दूसरा क्या होगा कि जेन्युइन
अटेंशन दूसरे जो ट्रीटेबल बीमारियां है, दूसरी बीमारियां से कितने हमारे देश में कितनी बीमारी है उससे अटेंशन चला जाएगा, और डॉक्टर्स भी मिसगाइड हो जाएंगे, प्रैक्टिशनर्स भी मिसगाइड हो जाएंगे, जनरल पब्लिक भी मिसगाइड हो जाएंगे। तो ये बीएमजे खुद बीएमजे में ये प्रकाशित किया है, और उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर रिसर्च होगा वो तगड़ा रिसर्च होना चाहिए, कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए, और अच्छा केस डेफिनेशन होना चाहिए कि क्या है मतलब लॉन्ग कोविड। कुछ भी अभी होता है, अभी हर वायरल डिजीज के बाद अभी हमारे देश में डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, महीनों तक जोरों में दर्द रहता है, अब उसके पीछे हम भागते हैं क्या, लॉन्ग डेंगू लॉन्ग कोविड। तो अभी ये एक ही बीमारी को अगर आप लोगों के दिमाग, हो सकता है जिसको कोविड है उसको चिकनगुनिया भी हो गया हो, उसको डेंगू भी हो, वो जो भी दूसरे बीमारियों से होगा वो सोचेगा कोविड से है, अब तो ये एक प्रकार से मिस डायरेक्शन होगा। तो ये बीएमजे ने, हम जो कह रहे हैं यूएचओ, और वैसा ही एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी वैसा एक लेख आया है। तो ये हम आप लोगों को ये सब लिंक हम देंगे इसमें, इंग्लिश वाले इसमें, साथ में हम वीडियो के नीचे डाल देंगे लिंक। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अच्छा अभी एक और खबर है, एक एक प्रकार से अच्छा खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में जांच हो रहा है। किस चीज़ का जांच हो रहा है कि कोविड इंक्वायरी हो रहा है, कि कोविड के दौरान जो मेजर्स लिए गए उसके ऊपर एक कोविड इंक्वायरी रिपोर्ट, कोविड इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, उन्होंने एक कोविड इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश किया है, 800 पेज का रिपोर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोविड इंक्वायरी रिपोर्ट ने कहा है कि शुरू में पैंडेमिक में लोगों का विश्वास था गवर्नमेंट पे और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स में, जैसा जैसा महामारी चलता गया लोगों का विश्वास गवर्नमेंट से उठ गया और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी से उठ गया, क्योंकि इतने इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस किए जिसको कोई एविडेंस नहीं था, इतने लोगों को तकलीफ हुआ, इतना ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ कि लोगों का ट्रस्ट चला गया, विश्वास चला गया। तो ये एक रिपोर्ट ने कहा है। और जो भी स्टेट के प्रीमियर्स थे, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया में स्टेट से उनके जो हेड्स थे, उन्होंने विश्वासघात किया और उन्होंने कंफ्यूजन किया, लोगों को परेशान किया। कैसे बड़े बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स, ड्रैकोनियन मेजर्स, बॉर्डर क्लोजर, लॉकडाउन, वैक्सीन मैंडेट्स से लोग को परेशान किया। और गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट ने ब्लेम किया है कि इससे क्या है, मानसिक तनाव बढ़ गया लोगों में, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। और वार्न किया कि वैक्सीन मैंडेट, जो कि वैक्सीन जबरदस्ती वैक्सीन का कानून बना दिया, आपको याद होगा कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर को भी नहीं घुसने दिया था जबकि उसको नेचुरल इम्यूनिटी था। तो उससे क्या हो गया, लोगों को डिस्ट्रस्ट हो गया, लोग अभी दूसरे वैक्सीन भी नहीं ले रहे हैं, ये एक दुख की बात है, जो कि एस्टेब्लिश्ड वैक्सीन है। तो लोग अभी कंफ्यूजन काफ़ी हो गया, इससे नुकसान ज़्यादा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। और ऑस्ट्रेलिया में मैं पहले भी ग्राफ बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में मास वैक्सीनेशन के बाद केसेस भी बढ़ गए, डेथ्स भी बढ़ गए ऐसे, और साइड इफेक्ट्स के भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से भी। इंक्वायरी ने कंसर्न किया कि ये ट्रस्ट जो चला गया, विश्वास जो चला गया है, ये अगला जो महामारी या कोई हेल्थ इमरजेंसी होगा इसमें बाधक बन जाएगा। लोग गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे जब तक हम विश्वास वापस नहीं लेंगे। तो रिपोर्ट कहता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए लोगों को, जो यूएचओ भी कहता है ट्रांसपेरेंसी मतलब पर सबको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, क्या सच है क्या झूठ है, क्यों कर रहे हैं, एविडेंस क्या है, इसका जवाब देना चाहिए, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अगला महामारी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो ये। और दूसरा, इकोनॉमिक सोशल और मेंटल हेल्थ और ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। इस महामारी में वो कहते हैं कि ना इकोनॉमिक नुकसान हुआ, लोगों का रोजी रोटी चली गई, लोगों का बिजनेस बंद हो गया, लोग रास्ते में आ गए, इकोनॉमिक लॉस हुआ, सामाजिक लॉस हुआ, फ्रैक्चर हो गया सोसाइटी में, भाई से भाई अलग कर दिया, एक आइसोलेशन कर दिया। जो लोग बीमार हो जाते थे वो अकेले रहते थे, उनका सोशल सपोर्ट आपने छीन लिया उनको आइसोलेट करके, बिगर कोई एविडेंस के। डेड बॉडी डेथ के बाद भी उनको आइसोलेट किया, हमारे यहाँ भी कितना हुआ। तो ये फिर उसमें मेंटल हेल्थ ट्रॉमा काफ़ी हुआ, स्कूल बंद कर दिया, बच्चों को कितना मेंटल, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी बहुत हुए।
तो इसको अगर हम और इंक्वायरी रिपोर्ट यह कहता है, कमीशन रिपोर्ट, कि अगर इसमें हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको बहुत मुश्किल है लोगों का ट्रस्ट वापस देना। और रिपोर्ट मैंने जैसे कहा 800 पेज का रिपोर्ट है, उसमें 26 पॉइंट्स दिए हैं जो एक्शन करना चाहिए, और 9 रिकमेंडेशन दिए हैं, और कि आगे नेशन में अगर ऐसा कोई इमरजेंसी होता तो ऐसे मेजर्स ना लिया जाए। ऐसे मेजर्स को सीवियरली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, गलती निकाली है, ये बिल्कुल गलत काम हुआ है वो कहते हैं गवर्नमेंट से। और कोई आपके पास इसका कोई सबूत नहीं था, एविडेंस नहीं था जो मेजर लिए थे। और सबसे ज़्यादा उन्होंने वैक्सीन, ज़बरदस्ती वैक्सीन मैंडेट्स, और उससे सबसे ज़्यादा दोष उसी को दिया है, जिससे कि लोगों का विश्वास चला गया। और बाकी भी जो मेजर्स थे, लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, बॉर्डर क्लोजर्स थे, और कहा है कि बेटर होना है फ्यूचर में, प्रिकॉशन लेना है कि ऐसे गलतियां बिगर एविडेंस से ना करे, बेटर सेफ देन सॉरी। और रिस्क बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, ग्राउंडेड इन एविडेंस, सबूत के ऊपर, जिसको हाई रिस्क है अंधाधुंध एक्शन नहीं लेना चाहिए कि सबको बंद कर दो, सबको क्वारंटाइन कर दो, लॉकडाउन। खाली जिनको रिस्क है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच होना चाहिए एविडेंस के साथ, जो कि बैरिंगटन डिक्लेरेशन भी वही कहता था। जय भट्टाचार्य, मार्टिन कुलडॉफ, सुनेत्र गुप्ता ने कहा था कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, एल्डरली है, उनको आप कह लो, बाकी को नॉर्मल, जिनका रिस्क कम है उनको ज़बरदस्ती ना किया जाए। तो बीमारियां तो इतनी रहती है। तो यूएचओ जो है, हमको ये दुख है कि हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, वहाँ पे ऐसा कोई पूछताछ नहीं हो रहा, ऐसा इंक्वायरी हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। बल्कि हमारे यहाँ लॉन्ग कोविड और किया जा रहा है पूरा, जो कि हर पैंडेमिक के बाद इंक्वायरी होना चाहिए क्या क्या गलतियां हुई थी, जिससे क्या है कि हम अगले पैंडेमिक में वो गलतियां नहीं करें। तो ये हमको दुख है कि हमारे देश में, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा कंट्री में भी इतना कुछ हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया था, पर अभी वो शायद लोग जाग गए हैं। और हमारे यहाँ लोग जागे हैं क्या है पता नहीं, पर ऐसा रिपोर्ट, ऐसा इंक्वायरी नहीं हो रहा है। बल्कि हमारी जो गलतियां थी, जानबूझ के या सही में गलतियां थी, उसको एक बड़े कारपेट के नीचे, लॉन्ग कोविड के कारपेट के नीचे दबाया जा रहा है। वैक्सीन भी दिया हमने जबकि जरूरत नहीं था, और अभी वैक्सीन से ऑटो इम्यून डिजीज भी बढ़ जाते हैं, कई वैक्सीन से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को आप बार बार ये दे रहे हो, स्टिमुलस दे रहे हो, तो कई बार ओवर रिएक्ट कर जाता है इम्यून सिस्टम। ये एक मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। उसको आप नज़रअंदाज करके 2 डोज दिया, फिर बूस्टर दिया, उसको नज़रअंदाज करके एक बार जिसको इन्फेक्शन हुआ उसको आप बोल रहे हैं कि उसके लिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बढ़ रहा है, उसके लिए लॉन्ग कोविड हो रहा है, और उसके बाद जो इतने डोजेज दे दिए उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ये हमको यही दुख है कि हमारे देश में भी ऐसा इंक्वायरी होना चाहिए। आशा करते हैं कि दूसरे देश को देख के शायद हमारे देश के लोग भी जाग जाए, और अपने जो प्रतिनिधि है उनसे कहे कि भाई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। अभी होता क्या है, वही जिन्होंने गाइडलाइन दिया था वही इंक्वायरी में बैठते हैं। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में अलग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रहा है, तो अलग जो कि जिनके पास कोई कन्फ्लिक्ट ना, इंटरेस्ट ना हो, उन्हीं को इंक्वायरी कमेटी में होना चाहिए। अभी आईसीएमआर ने गाइडलाइन दिया, फिर आईसीएमआर ही स्टडी करता है, वही बोलता है कि सब कुछ ठीक है। तो अलग एक ये होना चाहिए। उसके बाद अभी जो आपका अभी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, जो कि बना रहा है, जो किट बना रहा है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का, वही बोल रहा है कि लोगों में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बढ़ गया, और लोग डर जाएंगे और टेस्ट कराएंगे, उसका भी फायदा होगा। तो ये कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। जहाँ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं वहाँ अच्छा रिसर्च नहीं होता। तो यूएचओ यही कहेगा कि इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से सबको दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।